नमस्कार। जिंदगी और गुलाब के फूल श्रीमती उषा प्रेमवदा द्वारा लिखित एक बहुचर्चित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की है कि पुरुष अपने अहम के समक्ष नारी की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता। पुरुष को अपने आत्मसम्मान के समक्ष किसी की कड़वी बातें सुनने पर ऐसे निर्णय लेते देखा गया है कि जिनके आधार पर वह बाद में पश्चाताप भी करता है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी में सुबोध नामक पात्र के माध्यम से लेखिका ने इसी तथ्य को स्पष्ट किया है। सुबोध जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी का प्रमुख पात्र है। सुबोध अपने बॉस की डांट सुनकर नौकरी से त्यागपत्र दे देता है। इसके बाद उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। उसकी बहन वृंदा उसके कमरे की एक एक चीज़ अपने कमरे में ले जाती है, चाहे वो किनारे पर रखी हुई मेज़ हो या फिर उसके कमरे का कालीन हो। एक बार तो उसने हद ही कर दी, जब कोई सामान उठाते हुए उसने एक गुलदस्ता बड़ी लापरवाही से एक किनारे पर रख दिया। सुबोध ने जब यह देखा तो उसने बड़ी कोमलता से वो गुलदस्ता उठा लिया था। उसमें कागज़ के फूल तो थे, लेकिन कागज़ के फूल कभी असली गुलाब के फूल भी थे, जो शोभा अपने बाग के गुलाबों से सजा जाती थी। अब तो काफ़ी समय से यही कागज़ के बदरंग फूल उस गुलदस्ते में सजे हुए थे और सुबोध को लग रहा था कि यही फूल सजते रहेंगे। शोभा की सगाई हो गई थी और उसका होने वाला पति किसी अच्छी नौकरी पर था। सुबोध को लगा कि अब वो ज़िंदगी में अकेला हो गया है। पूरे घर में सुबोध को तसल्ली देने वाला अगर कोई है तो वह है उसकी माँ। जब वह अपनी माँ से पूछता है कि उसके कमरे की चीज़ें कहाँ गईं, तो उसकी माँ बतला देती है कि उसकी बहन वृंदा एक एक करके सभी चीज़ें अपने कमरे में ले गई है और उस दिन कमरे का कालीन भी वो इसलिए ले गई कि उसकी कुछ सहेलियां खाने पर आने वाली थीं। सुबोध को लगा कि उसे पहले ही इन बातों को समझ लेना चाहिए था। वह पुरानी यादों को फिर से मन में दोहराने लगा। एक समय था जब घर का सारा काम सुबोध के अनुसार होता था। जब तक वह भोजन नहीं कर लेता था तब तक माँ और वृंदा खाना नहीं खाती थीं। माँ ने अपने होने वाली बहू के लिए गहने बनवा कर रखे थे। घर बहुत अच्छे से चल रहा था। घर को दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग के कारण सुबोध का सम्मान था। यह सुबोध जानता था। सुबोध यह भी जानता था कि छोटे मोटे काम जो अब उसे करने पड़ते हैं, वह काम कभी उसकी बहन किया करती थी और आज सारे काम सुबोध से करवाए जाते थे। अब सुबोध का जीवन क्या है? अपनी बहन पर बोझ बनकर पड़े रहना। वह अध्यापिका है, नौकरी करती है, उसकी सुविधा के अनुसार घर चलता है। सुबोध के आत्मसम्मान को उस समय बहुत ठेस लगती है जब देर रात को आने पर वह वृंदा को माँ से ये कहते हुए सुनता है, काम न धंधा, तब भी दादा से यह नहीं होता कि ठीक वक्त पर खाना खा लें। तुम कब तक जाड़े में बैठोगी माँ, उठाकर रख दो। सुबोध के मैले कपड़े धोबी को धुलने के लिए नहीं दिए जाते हैं। सुबोध को धीरे धीरे लगने लगता है कि वह अपनी ज़िंदगी में एक नाकामयाब इंसान है। शोभा की शादी किसी और के साथ होने पर सुबोध कहता है, मैं ज़िंदगी में फेलियर हूँ, कंप्लीट फेलियर। बेकारी और दूसरे पर निर्भर रहना इंसान को विवश कर देते हैं कि वह सब कुछ स्वीकार कर ले। बेकार होने के कारण परिवार में लाचारी से भरा जीवन जीना सुबोध की नियति है। एक दिन क्रोध में आकर सुबोध कहता है, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी इस घर में क्या कद्र है। मैं आज ही चला जाऊँगा, तुम दोनों चैन से रहना। इस प्रकार वह घर से निकलता है और आगे चलकर किसी साइकिल वाले से टकरा जाता है। अपनी दाहिनी कोहनी से टपकता खून और बाएं पैर की सूजन लेकर वह किसी पार्क की शरण लेता है
वहाँ पार्क में धूप से बचने के लिए जब छाँव में घास पर बैठता है तो उसे माँ की याद आती है। उसे लगता है माँ उसकी प्रतीक्षा में भूखी बैठी होगी। थोड़ी देर तक वह पार्क में पड़ा रहता है। इसी प्रकार सोचते सोचते पूरा दिन निकल जाता है। धीरे धीरे सब लोग पार्क से बाहर चले जाते हैं। चौकीदार सुबोध को पार्क से बाहर जाने के लिए कहता है। सुबोध लंगड़ाता हुआ पार्क से बाहर चला जाता है। घर आता है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर वह अंदर पहुंच जाता है। सुबोध को इस बात का आश्चर्य होता है कि सारा दिन बीतने पर भी किसी ने उसको खोजने की कोशिश नहीं की। सुबोध देखता है कि उसके मैले कपड़े वैसे के वैसे पड़े हैं। उसका बिस्तर और चारपाई भी किसी ने ठीक नहीं किए हैं। तिपाई पर खाना किसी ने ढक कर रख दिया है जिसे उसे खाना है। सुबोध चारपाई पर बैठ जाता है और दिन भर का भूखा वह लालचियों की तरह जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। कभी सुबोध के जीवन में भी गुलाब के फूलों की सुगंध थी, नौकरी थी, परिवार में सम्मान था और शोभा से उसका विवाह होने वाला था। लेकिन ये सभी खुशियाँ उसने खुद ही ठुकरा दी थीं। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। दूसरी नौकरी मिली नहीं। बेकारी के कारण उसका आत्मसम्मान भी उसकी ही दृष्टि में कम हो गया। अब बेकारी और लाचारी ही उसका जीवन है। लेखिका ने स्पष्ट किया है कि जीवन में सभी के हिस्से में गुलाब आते हैं। हमें उन गुलाबों को संभालने और सहेजने की कला आनी चाहिए। इसके साथ मनुष्य को अपने आचरण की ओर ध्यान देना चाहिए। उसे व्यवहारिक होने की आवश्यकता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने संयम को ना खोए और इसके साथ ही वह अपने जीवन में एक संतुलन बना करके चले। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने सफलतापूर्वक यह सिद्ध किया है कि पुरुष अपने अहम के कारण नारी की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता। इस प्रकार लेखिका ने जीवन के यथार्थ को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।